Hello, all my dear friend. Welcome to my channel. So, friend, today I will discuss about natural resources, social studies, जो कि geography, chapter 2, class 8, part 3 video. So, friend, now let us start our topic, natural resources. चैप्टर 2 नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर। सो फ्रेंड, तो आज हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था। हम लोग ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देख लें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड, आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैंने नेचुरल रिसोर्स का डिफाइन लिखा है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्शन। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिफाइन है वह ऐसा डिफाइन है, आप लोग ऐसे समझिए। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? वो ऐसा रिसोर्सेज है जहाँ पे हम लोग, ठीक है, मैन जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्शंस। ठीक है, तो ये है नेचुरल रिसोर्सेज का डिफाइन, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द 4 स्फीयर्स। आप सबको पता है कि अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। तो अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ मौजूद है। ठीक है, और अर्थ पर लाइफ पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वहाँ 4 स्फीयर है। तो मैंने 4 स्फीयर का नाम मतलब नेम दे दिया है। तो हमारा फर्स्ट है लिथोस्फीयर, जिसे हम लोग स्फीयर ऑफ रॉक के बारे में अभी हम लोग बताएंगे। यहाँ पे देखिए, स्फीयर ऑफ रॉक लिथोस्फीयर को कहा जाता है। एटमॉस्फेयर स्फीयर ऑफ एयर, और हाइड्रोस्फीयर स्फीयर ऑफ वाटर, बायोस्फीयर एंड स्फीयर ऑफ लाइफ। तो ये मैं 4 स्फीयर के बारे में डिस्कस किया मैंने अभी। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक और चीज़, आपको इसी के साथ नोट्स भी मिलते जाएगा। नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड, अब हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, ये अर्थ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अर्थ है। तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि 4 स्फीयर में अर्थ डिवाइडेड है। तो 4 स्फीयर का मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, लिथोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और ये बायोस्फीयर है। तो ये 4 पार्ट्स में अर्थ डिवाइडेड है। ठीक है, तो 4th पार्ट क्या क्या है? लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और बायोस्फीयर है। सो फ्रेंड, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड, BBI पॉइंट हम लोग पहले देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज लैंड एंड वाटर। लैंड कवर अबाउट 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ एंड वाटर अबाउट 70% ऑफ इट्स टोटल सरफेस। तो हम लोग को एक BBI पॉइंट पढ़ना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस BBI पॉइंट में हम लोग को जानना है कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 2 पार्ट्स ये है, लैंड एंड वाटर। ये 2 पार्ट्स ये है, लैंड एंड वाटर। तो इस लाइन में आपको कह रहा है कि लैंड कवर्स, अब 2 पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड कर दिया गया है। तो लैंड का जो एरिया है 30% ऑफ द टोटल सरफेस, 30%। ठीक है, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फिर लैंड का जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 30% ही है, और एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है, वाटर अबाउट 70% ऑफ इट टोटल सरफेस। अब जो वाटर का जो सरफेस है, मतलब जो एरिया है वाटर का, वो क्या है, 70% ही मात्र है। ठीक है, तो अर्थ को 2 टाइप में बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, लैंड एंड वाटर में। लैंड कितना परसेंट कवर किए हुए हैं, 30%, और वाटर कितना परसेंट कवर किए हुए हैं, 70%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है, जिसका नाम है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे अभी। सो फ्रेंड, अब हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में फुल डीपली पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरल रिसोर्स हम लोग ने डिस्कस कर दिया, और कुछ BBI पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज अपॉन विच ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज इज बेस्ड इन लैंड। ये जो नेचुरल रिसोर्स का जो ये 3 अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये टाइप्स। ठीक है, तो ये जो लैंड है ये इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है।
ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। अपॉन विच ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज इज बेस्ड इज लैंड, हम लोग इस पर डिपेंड है, लैंड पे हम लोग डिपेंड है, ठीक है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज कहा गया है। तो मैंने कुछ 6 पॉइंट लिखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ यूज फॉर, मैं बता रहा हूँ कि लैंड रिसोर्सेज का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और उसके बारे में कुछ बताऊँगा, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्डिंग हाउसेज, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्रीज, ग्रेजिंग एनिमल्स, माइनिंग एटीसी, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो हम लोग को फर्स्ट पॉइंट में पढ़ना है, हम लोग लैंड रिसोर्सेज में क्या करते हैं, लैंड पर क्या करते हैं या लैंड रिसोर्सेज में क्या करते हैं। लैंड पे हम लोग बीज उगाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स ग्रोइंग करते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग हाउसेज, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स बनाते हैं जिसमें हम लोग चलते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक जिस पे ट्रेन चलता है उस पर हम लोग वो रेलवे ट्रैक बनाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री हम लोग कुछ फैक्ट्री बनाते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स पे रहते हैं और माइनिंग होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है वो लैंड पे होता है, ठीक है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट क्या है जो हम लोग उसको देख लेते हैं। इन शॉर्ट, ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग टेक्स प्लेस ऑन लैंड। अगर मैं शॉर्ट में थोड़ा बोलूँ तो ये कि जो हम लोग पूरे ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस पे डिपेंड रहते हैं, लैंड पे, ठीक है। रिलेटेड भी रहते हैं और डिपेंड भी रहते हैं। कैसे, हम लोग को फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सब कहाँ होता है, ये सब लैंड पे होता है, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है, लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लूज सरफेस मटेरियल इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है। ये देख लो आप, सॉइल है, सॉइल का मैंने डिफाइन भी लिखा है। लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर का मैंने मीन्स बताया था आपको, स्फीयर ऑफ रॉक, ठीक है। तो स्फीयर ऑफ रॉक, लिथोस्फीयर का मीन्स होता है लूज सरफेस, जो हमारा अपर पार्ट होता है वो क्या होता है, लूज सरफेस होता है, उसे हम लोग सॉइल बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उस पर अभी हम लोग देखने वाले हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको आगे बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर का जो कम्बिनेशन होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपोनेंट मतलब जो कि डिकम्पोज हो जाता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहते हैं। आगे मैं डीपली से बताऊंगा, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डिकम्पोज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच कंसिस्ट डेड एंड डिकम्पोज, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज ह्यूमस। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट का मतलब तो हमको पता चल गया क्या कि ये जो डिकम्पोज हो जाते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहते हैं। तो जो डेड हो जाते हैं मतलब मर जाते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं मतलब गल जाते हैं, सर गल जाते हैं, जैसे में एनिमल्स या प्लांट, ठीक है, तो उसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। तो मैंने ह्यूमस का भी डिफाइन लिखा है यहाँ पे, आप लोग इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ह्यूमस है, ठीक है, मैंने ह्यूमस बता दिया, ये 5th पॉइंट था। अब हम लोग 6th पॉइंट पे चल रहे हैं, द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का मतलब हो गया कि जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे में देख लो आप यहाँ पे रॉक पार्टिकल्स, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। एंड मिनरल्स सच एज लाइम, आयरन, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं, डिकम्पोज जो है वो नहीं होते हैं। तो ये था आपका 6 पॉइंट, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज के बारे में मैंने डीपली से आपको बताया, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं फिर से इसको बताने का कोशिश करूँगा। थैंक यू। सो फ्रेंड, अब हम लोग लैंड यूजेस पढ़ने वाले हैं। तो लैंड यूजेस में पढ़ना है, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा है, सिर्फ 3 पॉइंट ही लिखा है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, लैंड इज यूज फॉर वेरियस पर्पज सच एज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, बिल्डिंग ऑफ हाउसेज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, etc. दिस इज कॉमनली नॉन एज लैंड यूज पैटर्न। लैंड पर जो यूज होता है उसका एक पैटर्न होता है, ठीक है, किस तरह से हमको यूज़ करना है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, लैंड इज यूज फॉर वेरियस पर्पज। लैंड को हम लोग कई तरह के पर्पज से यूज़ करते हैं, जैसे में कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, बीज उगाने में या क्रॉप्स को ग्रोइंग करने में, ठीक है, बिल्डिंग ऑफ हाउसेज, घर बनाते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बनाते हैं, रेलवेज, ठीक है, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने पहले बताया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है, द परसेंटेज ऑफ लैंड यूज फॉर वेरियस पर्पज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। द परसेंटेज ऑफ लैंड, जो लैंड का जो परसेंटेज है उसे हम लोग एक रीजन से बहुत सारे रीजन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरियस पर्पस हम लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द कंटिन्यूअस इंटरप्ले ऑफ द फिजिकल फैक्टर सच एज रिलीफ, सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन
minerals, resources, etc. and the human factors like density of population and technological social requirement of the people। देखो या ये जो पॉइंट है ये VBI पॉइंट है, इसे आप ये तीनों ही पॉइंट को आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फ्रेंड, द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड का जब जो यूटिलाइजेशन होता है जिसे हम लोग डिटरमाइंड बाय द कंटिन्यूअस इंटरप्ले ऑफ द फिजिकल फैक्टर, मतलब यहाँ पे देखो फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर मतलब जो ह्यूमन से होता है, जो फिजिकल वो प्राकृतिक, ठीक है। जैसे में देखो आता है सच एज रिलीफ, सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, क्लाइमेट का चेंज हो जाना वो प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक फैक्टर है। और मिनरल्स ये सब क्या है, प्राकृतिक फैक्टर है। और एक चीज़ जो कि हम लोग बनाते हैं ह्यूमन फैक्टर्स लाइक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये तो बहुत बनाते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन जो बढ़ता जा रहा है वो ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। एंड द टेक्नोलॉजिकल, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, ठीक है, वो भी हमारे कारण हो रहा है। एंड सोशल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये सब ये जो मैंने बताया थर्ड पॉइंट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जनरली लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा 3 पॉइंट था, ठीक है। लैंड यूजेस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो फ्रेंड, अब हम लोग डू यू नाउ देखने वाले हैं। तो डू यू नाउ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI, इसे भी आप लोग नोट करते चलना है आपको। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सूरीनम हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर्ड इन द वर्ल्ड। अब सूरीनम जो है एक जगह का नाम है सूरीनम, वहाँ पे क्या है, एक फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड में वो कवर किए हुए हैं, ठीक है। सूरीनम में क्या है, फॉरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है वर्ल्ड के मुकाबले में, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इंडिया हैज़ द मैक्सिमम एरेबल लैंड। एरेबल लैंड का मतलब होता है जैसे हम लोग क्रॉप कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं, बिल्डिंग ऑफ हाउस बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एरेबल लैंड, ठीक है, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में इंडिया के पास भी एरेबल लैंड है। फॉलोवेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। अब यूनाइटेड स्टेट मतलब होता है अमेरिका, और चाइना तो आप जानते हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास भी एरेबल लैंड है पूरे संसार में। फॉलोवेड बाई, किसका फॉलोवेड किया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट, जैसे अमेरिका का और चाइना का, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। आई होप आपको डू यू नो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये जो है आपका डू यू नो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जाम में तो इसको पूछ लिया ही जाता है। तो VBI पॉइंट है, मैंने लिख दिया है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लेना। फ्रेंड, लेट अस स्टार्ट ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर आप जनरली समझो, ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज्ड एनिमल एक्सेट्रा एंड प्लांट वेस्ट। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है, सिर्फ आप इतना समझिए कि ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जो भी मटेरियल डिकम्पोज्ड हो जाए, जैसे में एनिमल, प्लांट वेस्ट, जो प्लांट्स का कचरा होता है, ठीक है, एनिमल जो डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो डिकम्पोज हो जाते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैन्योर मेनली कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर भी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। सो फ्रेंड, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर मैंने बस आपको समझाया है जनरली, ठीक है। सो फ्रेंड, इनऑर्गेनिक मैटर, तो इनऑर्गेनिक मैटर इज नॉट डिकम्पोज, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कि जनरली आप समझिए जो सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता है उसे हम लोग इनऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप समझ लो रॉक जो कि डिकम्पोज नहीं होता है, आयरन डिकम्पोज नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ जो कि इनऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं। तो मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया दोनों को, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं। सो फ्रेंड, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।